हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आज हम लोग लास्ट 2 चैप्टर करेंगे, 9th एंड 10th। पहला क्वेश्चन है इसका बार्टरी सिस्टम। तो व्हाट इज अ बार्टरी सिस्टम्स ऑफ ट्रेड। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, जिसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता था कि एक जगह पर एक मार्केट लगती थी जहां पर पैसे के बजाय वस्तु का आदान प्रदान होता था। जैसे किसी को गेहूं चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो किसी ने गेहूं का प्रोडक्शन किया होगा तो वो अपना लेकर आएगा, किसी ने चावल का किया होगा तो वो अपना लेकर आएगा। तो बेसिक नीड्स वो लोग कैसे कंप्लीट करते थे, एक दूसरे से अपने सामान को बदल के। तो इसे बोलते थे बार्टरी सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इस व्यापार प्रणाली में वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता था। बार्टरी सिस्टम ऑफ ट्रेड डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया नाउ। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमसे सही स्टेटमेंट्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये पहली बात, इस व्यापार प्रणाली में वस्तुओं का प्रत्यक्ष विनिमय होता है, तो ये बात सही है कि इसमें वस्तुएं डायरेक्ट ही इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन भारत में मौजूद नहीं है व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका एक सही और दो गलत हो जाएगा। तो जब हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज की बात करते हैं तो वहां पे हमारा क्या करता था कि ये सोसाइटी जो थी ये वस्तु विनिमय प्रणाली की तरफ थी। ठीक है, यहाँ पे गुड्स का ट्रेड्स हुआ करता था। यहाँ वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। इस प्रणाली में यदि एक कुम्हार थे और आपको प्लम्बर की आवश्यकता थी, तो आपको एक प्लम्बर की तलाश करनी होगी जिसे बर्तनों की आवश्यकता होगी होगी ठीक है, और आप अपने बर्तनों को उसकी प्लम्बर सेवा के लिए बदल सकते थे। तो मतलब इसमें वस्तु के बदले वस्तु और सेवा के बदले सेवा, दोनों तरह की ट्रेड्स होते थे। ठीक है, फसल के मौसम के बाद हर जनवरी में गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर जगीरोड में जॉन बिल मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है गुवाहाटी में? एवरी जनवरी आफ्टर द हार्वेस्ट सीजन जॉन बिल मेला टेक्स प्लेस इन जॉर्डन। ठीक है, तो ये कहाँ पे लगता है? याद रखिएगा, गुवाहाटी में लगता है। और यह संभवतः भारत का एक मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी जीवित है। तो नेट के ऊपर डालिएगा, सर्च करिएगा, आपको मिलेगा कि गुवाहाटी गुवाहाटी की एक ऐसा गांव जहां पर ये वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी जीवित है। मतलब वो अभी भी यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली वेयर बेटर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। ठीक है, उसको करते हैं, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आज, पिक्चर लगाने का कुछ इसमें खास था नहीं, वरना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को जो है इमेज के थ्रू समझाया जाए, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। लेकिन आज कुछ खास था नहीं, इसलिए इमेज लगाई नहीं मैंने। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लंबी दूरी पर माल का परिवहन आसान था और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक व्यापार होता था। तो क्या लग रहा है, सही हमसे पूछा है और हमसे एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के डिस्टेंस को ये इजी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इसीलिए ज्यादा व्यापार होता था। एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है, द स्किल रूट इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना। ये बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक है, जो रोम को चाइना से कनेक्ट करता था, सी रूट। और आज भी वन बेल्ट वन रोड की जो बात चल रही है, चाइना का जो सिल्क रूट है उसको देखिएगा मैप के ऊपर। मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको सिल्क रूट दिखाया भी था। ठीक है, इन एशियन टाइम ट्रांसपोर्ट गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाज रिस्की। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हिंदुओं में पहले समुद्र को पार करना, जो हमारा एक ऋग्वेद का पूरा काल है उसमें उसको पाप मानते थे। मतलब अंग्रेजों के टाइम तक ये बात थी कि आपका धर्म, जो आप अधर्मी हो जाते हैं अगर आप समुद्र को पार करते हैं। ठीक है, ये बातें भी होती थी। ये आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ये बहुत जनरल नॉलेज की बात है। ये प्राचीन काल में लंबी दूरी तक माल परिवहन कार्य जोखिम भरा था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक सीमित था। तब लोगों ने अपना अधिकांश संसाधन मूलभूत आवश्यकता, भोजन, कपड़ा, मकान पर खर्च किया। केवल अमीर लोग नहीं, आभूषण, महंगे कपड़े आदि और उनके परिणाम स्वरूप विलासिता की वस्तुओं का व्यापार किया। ठीक है, अब रेशम मार्ग की बात करें तो ऑब्वियसली रोम तक था इनका, कितना था, 6000 किलोमीटर के साथ साथ रोम को चाइना से जोड़ रहा था। ठीक है, और आज भी सिल्क रूट है।
और व्यापारियों ने भारत, फारस और मध्य एशिया के मध्यवर्ती बिंदुओं से चीनी रेशम, रोम, ऊन और कीमती वस्तु, धातुओं और कई अन्य मूल्यवान वस्तुओं की का परिवहन किया। ठीक है, लेकिन इसमें देखिएगा कोई भी बेसिक नीड्स इन्वॉल्व नहीं है कि जैसे आटा चावल, आज के टाइम में तो सब कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक मिनट रुकना पड़ेगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप द डिमांड फॉर फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज्ड कंसिडरेबल इन यूरोप। तो क्या ऐसा हुआ था कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में तैयार माल की मांग काफी बढ़ गई। तो गाइस यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आपका बाद में हुआ है, ठीक है, लेकिन उससे पहले भी रॉ मटेरियल्स की यूरोप में डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड कंट्रीज इंपोर्ट ट्रेड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बात सही है कि आपने देखा था कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देशों ने पहली बार व्यापार कर, जिसे ट्रेड टैक्स बोला जाता था, और उसको मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत टाइम से इन चीजों की मांग चल रही थी, और ये मतलब ना हो पाने की वजह से क्या था कि जो यूरोप के अदर कंपनीज थी वो इनके साथ सरवाइव नहीं कर पाती थी। इनका माल बहुत सस्ता होता था क्योंकि रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे। क्या ओपन ट्रेड के बारे में सुना होगा आपने हिस्ट्री में? ठीक है, तो उसमें क्या था कि जैसे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसीलिए कल आपकी क्लास हो भी नहीं पाई थी। यूरोप की बात करें और अगर हम अपने इंडिया की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से पहले रॉ मटेरियल इधर जाता था, फिर ये रॉ मटेरियल इधर से इधर जाने लगा, ऐसे। ठीक है, मतलब भारत हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा भारी मात्रा में यूरोप जाता था। तो यूरोप में ये अफ्रीका है, बीच में आपका ये मेडागास्कर है, ठीक है, फिर ये यूरोप है इधर। तो आपको पता होगा कि यूरोप में क्या होता था, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल में भी जो भारत का सिल्क था उसकी, सॉरी भारत का सिल्क नहीं था, भारत का जो कपास था, मतलब कॉटन के जो कपड़े हुआ करते थे ना, उसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, और वो वहां पर बहुत हाई रेट पे बिका करते थे। मसाले जो ये लोग यहाँ से लेके जाते थे वो भी बहुत हाई रेट पे बिका करती थी वहां पे। वास्को डी गामा जब भारत आया है तो माना जाता है कि जब वो यहाँ से स्पाइस वगैरह लेकर गया है और जो भी अदर गुड्स लेकर गया है उसको वहां पर उसने 60% प्रॉफिट पर बेचा था, तो उसको ये 60% प्रॉफिट मिला था। तो 60% प्रॉफिट गैस बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए क्या किया गया था कि यहाँ पर व्यापार टैक्स और ये क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे पहली बार। ठीक है, after the industrial revolution the demand for raw materials like grains, meat, wool also expanded, but their monetary value declined in relation to the manufactured good. ठीक है, द इंडस्ट्रियल नेशन imported primary products raw material and exported the value additional fit, मतलब फिनिश्ड गुड्स की बात करें या प्रोडक्ट्स की बात करें, बैक टू द नॉन इंडस्ट्रियल नेशन। तो जहां पर औद्योगिकरण नहीं हुआ था तो ये वहां पे क्या करके थे, तो भारत में भी तो ये यही करते थे, ड्रेन एंड वेल्थ थ्योरी भी तो यही है हमारी ना। भारत से क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक है, भारत से क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ठीक, और ये बीच में अफ्रीका था, यहाँ से भी थोड़ा बहुत ले लिया करते थे। ये मेडागास्कर था आपका, इधर आपका यूरोप था। तो यहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, औद्योगिकरण हो रहा था, कैपिटलिस्ट थे यहाँ पर, पूंजीपति अवधारणा थी, लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, और यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे या रूट से या यहाँ से, ठीक है, ले जाने के बाद क्या करते थे, रॉ मटेरियल तो लेके चले गए ये लोग, यहाँ पर उसको प्रोसेस्ड किया,
प्रोसेस्ड करने के बाद अगर 5 रुपए का रॉ मटेरियल लिया था तो वो 15 का हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन गाइस क्या होता है, रॉ मटेरियल में लगने वाली वो लागत जो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सपोज डेट कि आपने गेहूं लिया था, गेहूं से आपने आटा बंद कर दिया, तो वो फाइनल हो गया। गेहूं आपको अगर 10 रुपए में पड़ रहा होगा तो आटा आपको कितने में पड़ जाएगा, 16 या 18 रुपए में। ऐसा हो सकता है, वैसे इतना हाईली डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अब देखने को मिलने लगा है। ठीक है, या उससे ब्रेड बना दी या बिस्किट बना दी, तो आपको पता होगा कि आप एक ब्रेड लेने जाते हो 30-35 रुपए की मिलती है, 30-35 रुपए में इतना आटा आ जाता है कि आप उससे रोटी नहीं उतना बना के खा पाएंगे। लेकिन क्या, उसका वैल्यू एडिशन बढ़ गया, उसको फ्रेगमेंट किया गया, बनाया गया, उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ी, लेबर की जरूरत पड़ी, तो उन सबको निकालने के बाद, ठीक है, जो बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है। तो वैल्यू एडिशन क्या होगा, जो प्रोडक्ट में लगता है। ठीक है, दस डिमांड्स ऑफ रॉ मटेरियल हैव इंक्रीज्ड इन यूरोप, नॉट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली वो फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड वहां पर क्यों होगी, प्रोडक्ट तो वहां पर ऑलरेडी बन रहे थे, क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी थी किसकी, फिनिश प्रोडक्ट की। तो वहां पर क्या बढ़ रहा था, डिमांड रॉ मटेरियल का, क्योंकि हमको पता था कि हम गरीब देशों से सस्ता सस्ता लेकर आएंगे और उस पर इन्वेस्ट कर कर उसको हाईली रेट में कन्वर्ट कर कर हम लोगों को बेच देंगे। ठीक है, इन द लेटर half of the 9th century, region producing primary goods were no more important, and industrial nation become each other's principal customer. ठीक है, during the world war first and second, countries imposed trade taxes and quantity restrictions for the first time. During the post war period, organizations like journal agreement, जिसे बाद में गेट बोला गया, ठीक है, general agreement for the tariff and the trade which later become the world trade organization. तो world trade organization पहले आपका गेट ही हुआ करता था, helped in the reducing tariff. ठीक है, इसने क्या करा, उसको कन्वर्ट कर दिया, और आज हमारा क्या है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है ये बात। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड इज ऑफ्टन रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसीज ऑफ कंट्री। तो ये आपके जो है ये सही है या गलत है, तो गाइस ये दोनों ही बात आपकी सही है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशेषज्ञता का परिमाण है, यह विश्व अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। ठीक है, यदि विभिन्न देश वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं के प्रावधान में विशेषज्ञता और श्रम विभाजन का अभ्यास करते हैं, प्रत्येक प्रकार की विशेषता व्यापार को जन्म देती है। विशेषता मतलब क्या, जहाँ पे जो चीज, जैसे कि आंट चटनी के बारे में सुना होगा, उड़ीसा की है, अगर उसको जीआई टैग मिला है और थोड़े दिन में उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो वही ग्लोबल, सॉरी, वो जो लोकल चटनी है वो क्या ग्लोबली हो जाएगी, तो उसका रेट भी बढ़ जाएगा, फिर उसका पैकेजिंग वगैरह पे जो एडिशनल कॉस्ट लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। फिर डब्ल्यूटीओ का एक पैरामीटर है, उसको सेट किया जाएगा जिससे ये और लोग बना के क्या ना कर सके, इसको इसमें कंपटीशन ना बढ़ा सके। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं तुलना लाभ पूरक और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ पूरकता और हस्तांतरणीय के सिद्धांत पर आधारित हैं, और सैद्धांतिक रूप से होगा ये, सैद्धांतिक रूप से व्यापारिक भागीदारों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद होना चाहिए। ठीक है, तो आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। विदेश नीति क्या होती है गाइस, फॉरेन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ये हमारा भारत है, ये यूएस है, ये यूरोप है। ठीक है, ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, ये साउथ ईस्ट एशिया है पूरा का पूरा। ठीक, इधर ऑस्ट्रेलिया भी देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो हमें व्यापार करना है, व्यापार मतलब देखिए, पहले हम कंजेस्टेड थे, क्लोज्ड इकोनॉमी को भी फोकस किया है भारत ने, और ओपन इकोनॉमी में हम बाद में आए हैं। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट से भारत बाद में आया है, जिसे एलपीजी बोला जाता है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाना, एक ऐसी विदेशी योजना जिसमें इनमें से किसी के भी हित प्रभावित ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जापान है, जापान ने 10 रुपए की चीज बना दी, मान लो कि ये एक टॉफी है, ठीक है,
और ये मानो ये ट्रॉफी का कॉस्ट है यहाँ पे कितना, 50 पैसा। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसी ही हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और जब ये हम उसको क्या कर रहे हैं, 50 पैसे में ही एक ट्रॉफी ये भी बना रहा है, 50 पैसे में एक ट्रॉफी ये भी बना रहा है। अपने वहां तो हम लोकली इसको 50 पैसे में ही बेच रहे हैं, लेकिन पता चला अच्छा हमें कंपटीशन करना है तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे 50 पैसे से हम इसको 40 पैसे का कर देंगे। इन्होंने बोला अच्छा हम 30 पैसा कर देंगे। तो अब पता चला इनको ये टॉफी बनाने में पड़ रहा था 60 पैसा, इनको पड़ रहा था 80 पैसा। तो ये बड़ी महाशक्तियां थी, इन्होंने आपस में क्लैश हुई और इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर लिए। ठीक है, लेकिन अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये तो गरीब कंट्रियां हैं, ये लोग कैसे, ये तो विकासशील देश है, तो ये कैसे करेंगे। तो WTO का जब कॉन्सेप्ट आया, या गेट का कॉन्सेप्ट जो पहले था, ठीक है, तो इसमें यही था कि नहीं, एक परसेंटेज तय होगा, ठीक है, और उससे नीचे और उससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड फेयर ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट हो गए। तो फॉरेन पॉलिसी आपकी खाली जो है ट्रेड को लेके नहीं होती है, कल्चरल भी होती है फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, ट्रेड की मोस्टली होती है, कल्चरल भी होती है, और आपकी कौन सी हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, IR वगैरह तो पॉलिटिकली मोस्टली होता है, या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकती है। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसीज आर इन extricable linked with a well-developed transportation and communication system. No country is willing to forego the benefits derived from participation in international trade. क्लियर है, सिंपल सा है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, फेयर ट्रेड एग्रीमेंट करना है, कंपटीशन को बढ़ाना है, लेकिन इस लेवल तक नहीं बढ़ाना है कि बाकी की जो कंट्रीज है वो सरवाइव ना कर सके। ठीक है, Which among the next देखते हैं, Which among the following factors affects the basics of international trade between two countries? Geographical structure, population structure, climate structure. तो इसमें तो गाइस सिंपल सी चीज है कि दो देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो ये प्रभावित करेगा। ठीक है, तो फिर आपका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी होगा, पॉपुलेशन भी होगा और जलवायु भी होगी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, जियोग्राफिकल एरिया और क्लाइमेट पहला फैक्टर है और उन्हीं पे हमारी पॉपुलेशन है तो वो तीसरा फैक्टर है। या ये हम कह सकते हैं कि बिना पॉपुलेशन के कोई भी जियोग्राफिकल एरिया हमारे काम का नहीं होता, क्लाइमेट हमारे काम का नहीं होता। और जब ह्यूमन के सस्टेन करने के लिए जमीन और जलवायु मिल जाती है तो ये वहां पे अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि हमें मोस्टली जितनी भी मोस्टली सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे मिलती हैं। ठीक है, तो क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग द बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, तो ऑब्वियसली जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंस करेगा, इफेक्ट करेगा। मान लो कि एक कंट्री ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो आपको पता है कि इनका इनका और इनका डिस्टेंस डिफरेंट है। ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे जाएंगे तो क्लाइमेट भी इनका क्या हो जाएगा गाइस, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, जाहिर सी बात है हम यहां से जब यहां पर आएंगे तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे थोड़ी ज्यादा लगेगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो और भी ज्यादा लगेगी। अभी हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी थी, वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन यही तो है, हमने प्रोडक्ट यहाँ बनाया था, हमें लेके कहाँ जाना है, लेके हमें यहाँ जाना है। तो पहली चीज तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पता चला हम लेकर के हमने जो डील करी थी अब कह दिया नहीं चाहिए जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो देश आपस में एक साथ पहले एग्रीमेंट करते हैं, फिर चाहे वो पेट्रोलियम का हो चाहे दाल का हो, मतलब कुल कहने का मतलब है चाहे ग्रेन का हो चाहे नेचुरल गैस का हो, वो क्या करेंगे पहले एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ आपको चाहिए, ठीक है।
तब ये कंट्री क्या करेगी, अपने वहां प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करने के बाद यहीं पे बात नहीं रुक जाती। प्रोडक्शन करने में अगर इनका 500 रुपए खर्चा हुआ, ठीक है, तो यहाँ तक आने में जो इनका कॉस्ट लगेगा ट्रांसपोर्ट और जो ड्राइवर का होगा, मतलब जो ये सामान लेकर आएगा, जो भी मीडियम हम यूज करेंगे, उस पे अगर इनके 150 और बढ़ जाते हैं, यानी ये वैल्यू एडिशन हो रहा है। यहाँ पे भी हुआ था प्रोडक्शन के टाइम पे, अब ये ट्रांसपोर्ट भी क्या है, हमारा वैल्यू एडिशन में काउंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप 6150 का हो जाएगा, ठीक है, 650 का हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हुआ था, ये मान लो 500 का हुआ था, इन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल के बताया, फिर ट्रांसपोर्ट बताया, तो अब ये क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, फिर पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, पॉपुलेशन भी समझ लीजिए, एक कंट्री ये है, दूसरी ये है, यहाँ पे 10 की पॉपुलेशन है, 10,000 की, यहाँ पे क्या है, 5,000 की, ठीक है, 5,000 की है। तो अब आप ये खुद सोचिए ना कि यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा, तो ये 10 की 10,000 तो जनसंख्या क्या है पूरी की पूरी, तो वो इनका प्रोडक्ट लेगी नहीं। मान लो इसमें से 8,000 भी लेते हैं, तो ये कितना प्रोडक्शन करेंगे, 8,000, किसके लिए करेंगे, इनके लिए करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें कि ये इनके लिए कितना प्रोडक्शन करेंगे, मान लो 5,000 पॉपुलेशन है, तो 4,000 के लिए करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए ना, 8 और 4 का डिस्टेंस दिख रहा है ना, कि हम इनको ज्यादा माल बेचेंगे तो हो सकता है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जब ये यहाँ पर माल लेकर आएंगे तो इनको प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब कंज्यूमर ही नहीं है, कंजप्शन ही करने वाला कोई नहीं है, तो गाइस फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि किसी को फायदा होगा। तो ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लाइमेट की बात कर ले, क्लाइमेट तो बहुत टाइम में चेंज होता है, जलवायु एक बार में नहीं चेंज होती है। फिर भी अगर हम पर्यावरण पारिस्थितिकी में बात करते हैं क्लाइमेट की, तो अगर हम उसको देखें, तो मान लो कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं पर ड्रॉट पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, तो वही 5,000 पॉपुलेशन में और भी कम लोग होंगे जो लेंगे सामान, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, डिपेंड करेंगी आपकी। तो ये सभी के सभी सही हो जाएंगे। ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, तो इट डिटरमाइंस द मिनरल सोर्सेज बेस एंड टोपोग्राफिकल डिफरेंस, ठीक है, इंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप। तो जाहिर सी बात है कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में हमें डिस्टेंस भी देखना होता है, सॉइल देखनी होती है, ठीक है, लैंड की क्वालिटी कैसी होती है। ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत कुछ आता है, हम ज्योग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं और काफी बात इस पर पहले भी कर चुके हैं। एनिमल्स हो गया, ठीक है, लो लैंड्स हो गई, एग्रीकल्चर पोटेंशियल है या नहीं है, इस पे भी बात होती है, माउंटेन इफेक्ट्स, टूरिज्म एंड द प्रमोट टूरिज्म। अब जैसे कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, तो सब वेली एरियाज हैं, इफेक्ट करता है। और अगर मौसम अच्छा होता है तो वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं होता है तो वहां पे लोग कम जाते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा की बात कर लीजिए। हाँ, मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऑब्वियसली अगर जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग है, टोपोग्राफी अलग अलग है, तो माइनिंग एरियाज भी अलग अलग होते हैं, और ये भी वहाँ की सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले ही हमने बात किया था कि मिनरल रिसोर्स आपको धारवाड़ रेंज में मिलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें अगर, तो इट इन्फ्लुएंस द टाइप्स ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। तो ये जैसा होगा, फिर वही वाली बात है, पोलर्स पे जाएंगे तो वेजिटेशन कम होगा, इक्वेटर पे होंगे तो वेजिटेशन ज्यादा होगा, टेम्परेट में होंगे तो अलग तरह का हमें मिक्स मिल जाएगा, कहीं पर एवरग्रीन होगा, कहीं सेमी ग्रीन होगा, कहीं डेजर्ट होगा, कहीं ड्रॉट्स पड़ रहा होगा। तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और फिर वहां पे आप किस तरह का एग्रीकल्चर लेंगे, किस तरह की क्रॉप लेंगे, उसके ऊपर भी इस चीज का इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। पॉपुलेशन फैक्टर, द साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज अफेक्ट द टाइप्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स एंड ट्रेड। बिल्कुल वही वाली बात है। कल्चरल फैक्टर, इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं, जैसे कल्चरल फैक्टर distinctive from all arts and craft developed in certain culture which are valued the world cover. China product the finished
पोर्सिलेन्स एंड ब्रोकाडेज, ठीक है। तो ये वहां का है। ईरान फेमस किस लिए है? नॉर्थ अमेरिका वर्क एंड इंडोनेशिया बैटिक क्लोथ, ठीक। तो सब जगह के अलग अलग होते हैं, उसी तरह से समझिए जैसे हमारे वहाँ डिंडीकुल के ताले, तमिलनाडु की साड़ियां, ठीक है, लुधियाना की कारपेट्स, तो सबका क्या है, लोकल है, कल्चरल है, अलग अलग है। साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिपेंड करता ही करता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एट डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज द नेचर ऑफ टाइम ट्रेड अंडरगो चेंजेस, ठीक है। इन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज agro products are exchanged for manufactured good, whereas industrialized nation export machinery and finished products and import food grade and other raw materials। तो आपको पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले एक कॉन्सेप्ट आया था जब अमेरिका ने ये बोला था कि वुडन वुड के बारे में सुना होगा ना, कंसिस्टेंस के जो बात करते हैं, वांसीगंटन जो है आपके, वांसीगंटन कंसिस्टेंस की जो बात होती है वो यही होती है कि हमें क्या करना चाहिए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को खुला छोड़ देना चाहिए, सरकार को अपना इंटरफेरेंस कम कर लेना चाहिए। और एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐसे नहीं, जगह नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये वर्ल्ड मैप है, रफली समझ लीजिए, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये सेंट्रल एशिया दिख रहा है, ये यूरोप दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका कनाडा हो गया, ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका, ये आपका मैक्सिको हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये कनाडा हो गया, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया, इधर आपका चाइना हो गया, उसके आगे आपका जापान वगैरह हो गया, ठीक है। अब ऐसा कहा गया उस टाइम पर कि अगर अफ्रीका के पास डायमंड है, ठीक है, डायमंड बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, छोटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज डेट कि भारत क्या है, ग्रेन कर सकता है, ठीक है, ग्रेन प्रोडक्शन कर सकता है, वो भी कौन सा, हमारा जो एरिया है वो ऐसा है कि हम कॉमर्शियल जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं उनको हम लोग ले सकते हैं, ठीक। तो अमेरिका ने कहा सुनो, तुम्हें बाकी जो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो ना वो मत करो, खाली क्या करो, कॉमर्शियल कॉमर्शियल एक्टिविटी करो, बाकी फूड तो हमारे वहां हो जाता है, इसेंशियल फूड जो होता है वो हम तुम्हें दे देंगे, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अफ्रीका, तुम सुनो, तुम्हारे वहां क्या होता है, लेदर अच्छा होता है, एग्जाम्पल है ये, मैं समझिएगा कि अफ्रीका में लेदर ज्यादा होता है, अच्छा तुम्हारे वहां लेदर होता है तो तुम शू बना सकते हो, हाँ। तो एक काम करो, तुम फूड ग्रेन मत करो, हम तुम्हें फूड दे देंगे और तुम जो है हमारे लिए क्या करो, शू बना दो, ठीक। और उसको हम क्या लेके जाएंगे, अपने वहां लेके जाएंगे। फिर ये यहाँ पर आए, इन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास क्या है, पेट्रोलियम है, तुम पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करो, अनाज हम तुमको दे देंगे, तुम्हें उस टेक्नोलॉजी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, चाइना आया, चाइना ने क्या करा, मैन्युफैक्चर हब डेवलप कर लिया, ठीक है। बाकी देशों ने क्या कहा, ठीक है हम तुम, अब ये कॉन्सेप्ट अभी तो आया ना, जब चाइना ने, जब इन लोगों ने ऐसा करा तो वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में, आज जो चाइना दिखता है वो आज ही थोड़ी हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है, वो तब हुआ है जाके। कहा कि ठीक है तुम इक्विपमेंट बना लो, जैसे मेडिकल के इक्विपमेंट है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और तुम क्या कर सकते हो, और जो तुम चीपेस्ट रेट पे तुम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो करो, वो हम तुमसे खरीद लेंगे,
और एग्रीकल्चर का हम तुमसे दे देंगे। मान लो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था, ठीक। तो ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक कंट्री की कैपेसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, अपने कंजप्शन के बाद अगर उसका सरप्लस है, ठीक है, कंजप्शन प्लस सरफेस है अगर हमारा वीट में, तो अब तुम क्या करो, सिर्फ वीट ही उगाओ, राइस मत उगाओ। क्यों? क्योंकि तुम राइस उगाने में अपना पैसा क्यों खराब करोगे, अपना टाइम लगाओगे, अपना लेबर लगाओगे, अपनी टेक्नोलॉजी लगाओगे, एफिशिएंसी लगाओगे, ये सब तुम छोड़ो और तुम क्या करो, राइस हम तुम्हारे लिए कर लेंगे। ठीक है, ये वाली बात कही गई। और ये सारे काम में प्राइवेट कंपनियां इन्वॉल्व होंगी और सरकार का मिनिमम हस्तक्षेप होगा, और सरकार बस उतना ही करेगी जिससे कुछ इलीगल एक्टिविटीज ना हो पाए, बाकी क्लियरेंस वगैरह दीजिए, काम चलने दीजिए। मतलब ग्लोबल चेन से जुड़ना, ठीक है, मतलब इनका उनसे जुड़ना, इनका उनसे जुड़ना, मतलब आज के टाइम पे जो हम भारत को, अमेरिका को, फ्रांस को, जापान, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, कनाडा जिनको भी देख रहे हैं, वो एक टाइम पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हुए, बहुत सालों के बाद एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी हुई है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, डिपेंडेंसी के साथ हुआ। अगर आज चाइना मैन्युफैक्चर हब बनकर उभरा है, तो पूरी दुनिया में लोग मैन्युफैक्चर चीज, खासकर मेडिकल इक्विपमेंट, चाइना से लेते हैं। और यही कारण है कि लॉकडाउन के टाइम पर कितना बोला गया कि इसका बाइकआउट कर दो, लेकिन बाइकआउट नहीं हो पाया, क्योंकि अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो तक अब चाइना के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो ये होगा ही होगा, डिपेंडेंसी के साथ होगा, गुड्स होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशन, मशीनरी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा तुम्हारे पास क्या कॉटन अच्छा होता है, ठीक, तो हम तुमसे कॉटन ले जाएंगे यूरोप में, यहाँ से कपड़ा बनाएंगे और तुम्हें लाकर बेच देंगे। क्या हो गया, रॉ मटेरियल के लिए हम आप पर डिपेंड हो गए, फिनिश गुड के लिए आप हमारे ऊपर डिपेंड हो गए। हमारे वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है और आपके वहाँ अदर मैन्युफैक्चर चीजें अच्छी होती है, तो हम आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। एक्सटेंसिव और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन द डेवलपिंग कंट्रीज। आपने देखा होगा कितना सारा ट्रेड मोदी जी करते रहते हैं और कितना वो पैसा लाते रहते हैं, या डेवलपिंग कंट्री में जो हमसे भी गरीब कंट्री है उनमें वो देते भी है, जैसे अभी उन्होंने श्रीलंका की मदद की है, ठीक है। Foreign investment can boost trade in the developing countries which lack in capital required for the development of mine, oil drilling, heavy engineering, lumbering, and plantation agriculture. By developing such capital invest intensive industrial is developing countries, the industrial nation, ensure import of good stuff, minerals, and create markets for their finished products. The entire cycle steps up the volume of trade benefit nation, ठीक है, सिंपल सी बात थी है। हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट नो डाउट आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज, historically developing countries of present used to export more than import to developed countries of present। मतलब क्या, ऐतिहासिक रूप से वर्तमान के विकासशील देश वर्तमान के विकसित देशों को आयात से अधिक निर्यात करते हैं। तो ये हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ऑब्वियसली जो विकासशील देश है वो ऐसा करते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में उलटफेर हुए हैं, तो दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान में विकासशील देश मूल्यवान वस्तुओं और कलाकृति आदि का निर्यात करते हैं, जिनका निर्यात यूरोप देशों को किया जाता है। और आपने एक बात सुनी होगी बार बार, ब्रिटेन या यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चलती रहती है और आज भी चल रही है, और अभी 2-3 दिन पहले भी चर्चा में था कि ब्रिटेन, ईयू के साथ क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, लो टैक्स एग्रीमेंट होंगे, इस तरह की बातें आती रहती हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में उलटफेर हुआ, यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के आदान प्रदान के लिए निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना शुरू कर दिया।
यूरोप और यूएसए विश्व में प्रमुख व्यापार भागीदारी के रूप में उभरे और विनिर्माता वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी थे। उस समय जापान तीसरे महत्वपूर्ण व्यापारिक देश में भी था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान विश्व व्यापार पैटर्न में भारी बदलाव आया। यूरोप ने अपने उपनिवेशक खो दिए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया और व्यापार के लिए सामानों की प्रकृति में बदलाव किया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पॉपुलेशन इज अ यूनिवर्सल रिटर्शंस फॉर डेमोक्रेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरिया। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सीमांकन के लिए जनसंख्या एक सार्वभौमिक मापदंड है। तो ये बात क्या है, बताना क्या है, हमको करेक्ट बताना है। फिर है पीपल लिव इन विलेज आर एंगेज इन प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ओनली। दोनों ही गलत हैं ये आपके। ठीक है, दोनों ही गलत है ये आपके। ठीक, it is widely accepted that settlements can be differentiated in form of rural and urban। तो ग्रामीण और शहरियों के संदर्भ में बस्तियों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, बट देयर इज नो कंसिस्टेंस ऑन व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस अ विलेज और अ टाउन। लेकिन इस पर कोई आम सहमति नहीं है कि वास्तव में एक गांव या एक शहर क्या होता है, कोई भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। Although population size is an important creation, criterion is not a universal criterion, since many villages in the densely populated countries of India and China have pollutions exceeding that of some towns of Eastern Europe and United States। तो कह रहे हैं कि कोई परिभाषा नहीं है, जनसंख्या का आकार एक महत्वपूर्ण मापदंड है, यह एक सार्वभौमिक मापदंड नहीं है। लेकिन भारत और चाइना की जो घनी आबादी वाले देश हैं, कई गांवों की आबादी पश्चिमी यूरोप और उत्तर प्रदेश इसलिए दिमाग में आ गया क्योंकि माना जाता है कि ब्रिटेन की जितनी पॉपुलेशन है उतनी अकेली उत्तर प्रदेश में, इसलिए सडनली मेरे दिमाग में ये बात आ गई। तो पढ़ भी गलत दिया मैंने। आबादी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ शहरों से अधिक है। ठीक है, यह एक समय में गांवों में रहने वाले लोग कृषि या प्राथमिक गतिविधियों को अपनाते हैं, लेकिन वर्तमान में विकसित देशों में शहर आबादी का बड़ा वर्ग शहर में काम करने के बावजूद गांव में रहना पसंद करता है, क्योंकि हमारा बहुत पॉल्यूशन होता है शहरों में। कस्बों और गांवों के बीच बुनियादी अंतर यह है कि कस्बों में लोगों का मुख्य व्यवसाय माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, कॉम्पैक्ट ऑन और अन, एक में लिखे क्या, compact or nucleated settlements are located near river valley। तो सघन या केंद्रीकृत बस्तियां नदी घाटियों के पास में स्थित है, सही है। dispersed settlements are bounded together by some कल्चरल और रीजनल प्लेसेस। बिखरी हुई बस्तियां किसी न किसी सांस्कृतिक धार्मिक स्थान से जुड़ी हुई होती हैं। गाइस दोनों सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डिफाइन द लोकेशन और रूरल सेटलमेंट्स। तो रूरल सेटलमेंट्स क्या है गाइस? वाटर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एरिया, बिल्डिंग मटेरियल्स। तो इसमें आपको बताना है क्या सही है। तबीयत न ठीक होने की वजह से आज क्लास बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण बस्तियों के स्थान को परिभाषित करता है? जल आपूर्ति करना, भूमि की उपलब्धता, अपलैंड क्षेत्र, निर्माण सामग्री, सभी।
तो ये वाटर सप्लाई अप्लाइड हो गई आपकी, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए। तो ग्रामीण बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। ग्रामीण बस्तियों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जल, भूमि, जल जंगल जमीन की बात बार बार सुनते हैं ना, हमें ट्राइबल्स लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, गांवों में भी ये वर्ड चलता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट conurbation. There are the results of merger of separate towns and cities. Chicago, Tokyo and London are the examples of conurbation. ठीक है, महासभा के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें गाइस आपका सही पूछा है, करेक्ट वंस, और ये सबके सब सही है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, पहला वाला इजी था लेकिन ये देखना पड़ेगा। द टर्म conurbation was coined by Patrick गेडेंस इन 1950। 1950 आपको याद होगा कि इसका टाइम चल रहा था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका 1914 से स्टार्ट हुआ, 1980 तक चला है, ठीक है। तो ये किस समय की बात कर रहे हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। एंड अप्लाइंग टू लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द merging of originally separate towns or cities. Greater London, Manchester, Chicago and Tokyo are the examples of conurbation, ठीक है। तो ये क्या है? आपके शहर विकास के लिए एक बड़े क्षेत्र लागू किया गया था, जो मूल रूप से अलग शहरों या शहरों के विलय के परिणाम स्वरूप हुआ। कई सारे शहर थे, या तो उनको मिला दिया गया, या कई छोटे छोटे थे उनको मिला दिया गया, ठीक है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये सब इसके उदाहरण हैं। सॉरी गाइस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए क्लास बहुत ही एनर्जीफुल नहीं थी, लेकिन ये चैप्टर कल ही छूट गए थे जो मुझे आपको पहले करवाने थे, तो इसीलिए आज मैंने क्लास ली है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ओके गाइस, बाय।